students, good morning. Today we will discuss about chapter 7 of history, weavers, iron smelters and the factory owners. इससे पहले हमने जो चैप्टर होता है वो अपनी जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर कवर किया है। इसके आगे का जो चैप्टर होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द टॉपिक इज हु वर the weavers. Weavers often belong to communities that specialized in weaving. Their skills were passed on from one generation to the next. कि जो weavers होते थे वो आम तौर पर बुनाई का काम करने वाली जो कम्युनिटीज़ होती थी उनके ही कारीगर होते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनका जो हुनर होता था वो आगे बढ़ता था। तो उनके अंदर वीवर्स के अंदर कौन कौन होते थे? द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहाज और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया से आपके जुलाहा और मोमिन्स वीवर्स होते थे। सेल एंड काइकोलार एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। ये कम्युनिटीज जो थी ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध होती थी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, ए वर्क डन मोस्टली बाय वोमेन्स। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्शन की वो क्या थी? वो स्पिनिंग की होती थी, सूत काटना, और ये काम ज़्यादातर लेडीज जो होती थी वो करती थी। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। जो चरखा और तकली जो थे ये हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट होते थे कि ये घरों के अंदर यूज होते थे। द थ्रेड वाज स्पून ऑन द चरखा एंड रोल ऑन द तकली। जो थ्रेड होता था, धागा जो होता था, उसको चरखे से स्पून किया जाता था और उसको तकली के ऊपर रोल किया जाता था। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर। एक बार जब धागा बुन लिया जाता था तो फिर उसको कपड़ा बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता था। उसको मतलब जो बुनकर होते हैं इस धागे से कपड़े बुनते थे। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज ए टास्क डन बाय मैन। ज़्यादातर ये काम जो होता था किसके द्वारा किया जाता था? ये मैन के द्वारा किया जाता था। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर। जो कलर टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों पर कलर के लिए क्या किया जाता था कि धागे को डाई से डायर किया जाता था, डायर से डाई किया जाता था। नॉन एज रंगरेज, जिनको क्या बोला जाता था? रंगरेज बोला जाता था, जो कपड़े रंगने का काम करते थे। फॉर प्रिंटेड क्लोथ्स द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज छिपीगर्स। प्रिंटिंग क्लॉथ के लिए जो वीवर्स की ज़रूरत होती थी उनमें जो स्पेशलाइज्ड होते थे, जो उस काम को अच्छे से करना जानते थे, उनको छिपीगर्स बोला जाता था। हैंडलूम्स वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। के जो लूम्स होते थे, हैंडलूम्स होते थे, उन पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय जो ऑक्यूपेशंस होते थे उससे लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। इट मीन्स कि ज़्यादातर जो भारतीय होते थे इस तरह का काम कर कर अपना घर का खर्चा चलाते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। कि भारतीय कपड़े जो थे उनका पतन कैसे शुरू हुआ? ब्रिटेन में जो कॉटन क्लॉथ्स होता है उनके जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। जो प्रोडक्शन करते थे कपड़े का उसके ऊपर कई तरह से इफेक्ट हुआ। उसमें पहला जो था फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। कि पहला जो था वो ये था कि भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता था। Second, exporting textile to England also become increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. दूसरा क्या था कि भारत से इंग्लैंड को जो कपड़ा निर्यात किया जाता, जो कपड़ा इंपोर्ट किया जाता था मुश्किल होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले क्लॉथ पर जो भारी टैक्सेस लगा दिए थे।
तो इस वजह से कपड़ा जो था वो आगे नहीं जा पा रहा था। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका। कि इंग्लैंड में बने जो कॉटन क्लॉथ्स होते थे उनने 19th सेंचुरी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट्स होती थी उनसे बाहर कर दिया गया। जो इंडियन कपड़ा होता था उसको अमेरिका एंड यूरोप। द थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out. कि इससे क्या हुआ फिर इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। उससे बुरी तरह बंगाल के जो बुनकर्स होते थे उन पर उसका ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए थे और उनके जो एजेंट होते थे वो तयशुदा आपूर्ति, लेकिन जिनसे उन्होंने सौदा किया हुआ था उन्हीं से ही वो कपड़ा खरीदते थे और उन्हीं को पैसे देते थे। उन्होंने वो जिनसे कपड़ा खरीदते थे उनको पैसे भी देते थे, लेकिन कपड़ा ही नहीं खरीदेंगे तो पैसे देना उन्होंने बंद कर दिया। जिससे परेशान होकर बुनकरों ने मदद के लिए बार बार गवर्नमेंट से क्या किया, उन्होंने गुहार लगाई, सरकार से उन्होंने बोला। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। ओरंग कि ओरंग क्या होते हैं? पर्शियन टर्म फॉर ए हाउस वायर, ए प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, ऑल्सो रेफर्स टू ए वर्कशॉप। जो ओरंग होता है फारसी भाषा में जो गोदाम होता है, वायर हाउस जो होता है उसको ओरंग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। एक वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि इसको ये वर्कशॉप के लिए रेफर करता है। तो यहाँ पर जो बुनकर्स होते थे उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे गवर्नमेंट को। उनमें यहाँ पर एक सैंपल होता है, वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड्स, कि हम भूखे मर जाएंगे। इन 1823 द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड ए पिटिशन फ्रॉम 12,000 वीवर्स स्टेटिंग कि जो 1823 में भारत की जो कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक लेटर मिला, जिसमें कहा गया, क्या कहा गया था? आवर एंसेस्टर्स एंड वी नीड टू रिसीव एडवांस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन आउटसाइड यूजर सर्विस एंड आवर रेस्पेक्टिव फैमिलीज बाय वीविंग कंपनी सुपरवाइजर assortments owing to our misfortune the orang have been abolished ever since, because of which we and our families are distressed for want of the means of livelihood. We are weavers and do not know any other business. We must starve for food if the board of trade do not cast a look of kindness toward us and give order for clothes. कि जो बुनकर्स थे उन्होंने एक लेटर लिखा कि हमारे जो एंसेस्टर होते हैं और हम लोगों को कंपनी से जो पेशगी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब जो ओरांग होते हैं, जो वर्कशॉप होती है, वो ख़त्म कर दिए गए, जिस वजह से हम लोगों को और हमारे परिवार के आसपास जो लाइवलीहुड का जो साधन था वह नहीं बचा। हम बुनकर और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते, हम सिर्फ बुनने की चीज़ें ही जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ये बुनकर्स ने उस टाइम लेटर में लिखकर गवर्नमेंट को दी थी। ये देखिए यहाँ पर एक अनदर यहाँ पर पिक्चर होती है, एक सैम्पल पेपर होता है पोस्ट लेटर का। प्लीज़ पब्लिश दिस इन योर पेपर, कृपया इसे अपने अखबार में छापिए। अब ये जो एडिटर्स होता है समाचार पत्र का, उसको ये लेटर लिखा गया था कि उन्होंने क्या चीज़ें लिखी थी। आप इसको एक बार रीड करना, समझना इसको अपने आप से। Advances to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to the government to help them. कि उन्होंने एक पिटीशन दायर की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। बट वॉर्स वाज स्टिल टू कम। बाय द 1830s
British cotton cloth flooded Indian markets. In fact, by the 1880, two-thirds of all the cotton clothes worn by Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. लेकिन अगली जो असली जो रोष होता है, जो दुर्दशा होती है, वो अभी आने वाली थी। 1830 के दशक तक क्या होता है, 1830 तक ब्रिटिश बाजार जो थे ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए कि जो भारतीय बाजार होते हैं वहाँ पर ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा जो था वो आ गया। 1880 के दशक तक यह स्थिति हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से टू-थर्ड ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत जो थी वो खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर, जो थाउजेंड ऑफ रूरल वुमेन्स थी हु मेक ए लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड, जो कि सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे क्या हो गई, वो बेरोजगार हो गई, जॉबलेस हो गई। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट completely die in India. This was because some types of clothes could not be supplied by machines. How could machines produce sarees with intricate border or clothes with traditional woven patterns? कि हैंडलूम जो थे भारत में, हैंडलूम से होने वाली बुनाई पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। इसलिए इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ वैरायटी जो होती थी जो मशीनों से नहीं बन सकती थी। मतलब जटिल और किनारियों वाली साड़ी, परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर कैसे बन सकते थे। These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by the poor people in इंडिया। इन कपड़ों की न केवल जो रिच होते थे उनके बीच में बल्कि मीडियम वर्ग के जो लोग होते थे उनमें भी काफ़ी इसकी डिमांड थी। और न ही ब्रिटेन का कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिससे भारतीय गरीब पहनते थे, पुअर जो थे वो पहनते। नेक्स्ट होता है, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया. दीज टाउन्स emerged as important new centers for weaving in the late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven cloths. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India and it was put at center of the tricolor flag of Indian National Congress adopted in 1931. आपने जो वेस्टर्न भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में स्थित मदुरा का जिक्र सुना होगा। ये शहर 19th सेंचुरी के आखिर में वीवर्स के नए इम्पोर्टेंट सेंटर बनकर आए। बाद में जो नेशनल मूवमेंट्स के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे जो आयातित कपड़े होते कि बाहर से जो कपड़े आते थे उनको बायकॉट करें और हाथ से बने हुए सूती कपड़े पहने। इस तरह खादी जो थी वो नेशनलिज्म का सिंबल बनती चली गई। चरखा जो होता है भारत की पहचान बन गया और 1931 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फ्लैग, ट्राई कलर का जो फ्लैग होता है झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई चरखे। तो जब हम अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं तो उसके अंदर हम जो सर्कल देखते हैं, अभी तो अशोक का सर्कल होता है, लेकिन 1931 का जो फ्लैग होता है उसमें जब हम देखेंगे तो वहाँ पर बीच में चरखा होता है। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers become agricultural laborers. Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantation in Africa and South America. Some of these handlooms weaver also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Solapur, Nagpur and कानपुर। अब जो सूती कपड़े जो होते हैं, सूत काटने वाले जो थे, उनको देखते हैं कि उनके जो आजीविका के साधन थे, जो लाइवलीहुड के जो उनके साधन थे वो गंवा चुके जो बुनकर थे और सूत काटने वाले थे, उनका क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो एग्रीकल्चरल लेबरर बन गए,
कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका और जो आपकी साउथ अमेरिका के जो बागान होते, प्लांटेशन होते हैं, उनमें काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हैंडलूम्स बुनकर जो होते हैं उनको बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़े कारखानों में नौकरी भी मिल गई। नेक्स्ट होता है कॉटन मिल्स कम अप, कि कॉटन की जो मिल होती है उनका किस तरह से उदय होता है। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज ए स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। जो पहली सूती कपड़ा मिल होती है वो बम्बई में स्थापित होती है 1854 के अंदर। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे हैड grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. It was close to vast black soil tract of western India where cotton was grown. When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease. कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा कपास होता है, उसके निर्यात के लिए बॉम्बे जो था एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बन चुका था। और आपको पता है आज भी बॉम्बे जो होता है एक जो बिजिएस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बिजिएस्ट पोर्ट होता है। बम्बई कच्चे कपास के निर्यात के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया। बम्बई जो होती है वो वेस्टर्न भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट थी जहाँ कपास की खेती की जाती है। और आपको पता है कपास की जो खेती होती है उसको काली मिट्टी के अंदर बोया जाता है। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। ये देखिए, यू कैन लुक अ पिक्चर वेयर सो मैनी वुमेन्स आर वर्किंग। Workers in cotton factory. Most workers in the spinning department were women, while workers in the weaving departments were mostly men. अब हम अपना नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसमें देखते हैं स्मेल्टिंग। यहाँ पर एक वर्ड होता है बॉक्स के अंदर, इसमें लिखा हुआ है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो होती है वो आपकी एक प्रकार की भट्टी होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम रॉक बाय हीटिंग इट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर और ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज द मेटल टू मेक समथिंग न्यू। कि ये क्या होता है, प्रोसेस होता है किस तरह का, बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके जिस मेटल को तैयार करने या मेटल से बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया की जाती है जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, उसको बोला जाता है स्मेल्टिंग। बाय 1984 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। मैनी ऑफ दीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. कि सन 1900 तक आते आते बॉम्बे में 84 कपड़ा मिलें जो होती थी वो शुरू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारे जो मिलें थी उसमें पर्शियन और गुजराती जो बिजनेसमैन होते थे उन्होंने खोली थी वो मिलें, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए बहुत सारा पैसा कमा चुके थे। Mills came up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later, a mill was established in Kanpur. In the United Province, growth of cotton mills led to demand for labor. Thousands of poor peasants, artisans, and agricultural labor moved to the city to work in the mills. कि इस दौरान क्या होता है, दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना, पहली जो फैक्ट्री होती है अहमदाबाद में 1861 के अंदर खुली। अगले ही साल यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर कानपुर में भी एक मिल खुल गई। जो कॉटन कपड़ों की मिल की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की जो डिमांड होती है वो भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब जो पीजेंट्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, मूव टू सिटी टू वर्क इन द मिल्स। इन मिलों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे।
In the first few decades of its existence, the textile factory in India faced many problems. It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. In most countries, governments supported from Britain. कि स्टार्टिंग के कुछ डिकेड्स के दौरान भारतीय कपड़े जो थे वो मिलों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। भारतीय कपड़ा कारखाने जो थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with cheap textile imported from Britain. In most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था, पहली समस्या ये थी कि इस प्रोडक्शन को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ा, कंपटीशन करना पड़ा, जिससे ज़्यादातर देशों में जो गवर्नमेंट्स होती थी जो इम्पोर्ट वस्तुओं पर टैक्स लगाकर अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देती थी। इससे जो कंपटीशन होता है वो ख़त्म हो जाती थी और जो दूसरे देश होते थे उनके जो नए नए इंडस्ट्रीज जो होती थी उनको प्रोटेक्शन मिलता था। बट औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने क्या किया? द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू local industries. The first major spot in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. कि भारत में जो कॉलोनियल इंडस्ट्रीज होती है, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया? उसने जो स्थानीय उद्योग थे, जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ होती थी उनको आमतौर पर इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी। भारत में जो औद्योगिक कॉटन वस्त्र उत्पादन होता था वो पहली बड़ी लहर कब होती है? उसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई देती है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उसके समय दिखाई देती है, जब ब्रिटेन से आने वाला जो क्लॉथ होता है उसकी मात्रा में कमी आ गई थी और जो मिलिट्री के जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मील से कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। तो इस तरह से जो कपड़ा होता है इंडिया का मार्केट के अंदर उसकी कंडीशन ये होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील, कि ये टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड होती है और इसके अंदर जो मेटल यूज किया गया है उसके बारे में बताएं। We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. जो भारतीय आयरन और स्टील जो होती है लोह धातु का, इसकी कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू's legendary sword are now part of valuable collection in museum in England. But do you know why the sword was so special? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the component's armor. This quality of sword came from a special type of high carbon steel called wood, which was produced all over South India. Wood steel, when made into sword, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. It means कि जो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड होती है उसको आज इंग्लैंड का जो म्यूजियम होता है वहाँ पर रखा हुआ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान की जो तलवार होती है, स्वॉर्ड होती है, वो इतनी खास क्यों थी? क्योंकि इस तलवार की जो धार होती है वो इतनी शार्प होती है, इतनी पैनी होती है कि दुश्मन का जो
आयरन का जो कवच होता है उसको भी आसानी से चीर सकती थी। और इस तलवार में गुण था कि कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से ये पैदा हुआ था। इसको वुड्स नामक स्टील जो होता है उससे बनाई हुई थी, जो पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म जो कण होते थे उनसे बनाए जाते थे। वेरी स्मॉल कार्बन जो होता था उनसे बनाया जाता था। तो ये टीपू सुल्तान की जो वुड्स होती है उसके बारे में बताइए कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती थी। फ्रांसिस बुकानन who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots. Through an intricate control of temperatures, the smelters produced steel ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too. Woods is an anglicized. कि टीपू सुल्तान की डेथ के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों जो फर्नांस भट्टियाँ होती है, जो स्मेल्टिंग फर्नांस होती है, वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था। उसने इस चीज़ को देखा। इन भट्टियों में लोहे को जो काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। जो मिट्टी की जो क्ले पोट्स होती थी छोटी छोटी, उनके अंदर रख दिया जाता था। और तापमान जो होता था, टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हुए जो स्मेल्टिंग इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि वेस्टर्न और मिडल एशिया में भी तलवार बनाने के लिए यूज किया जाता था। अब वुड्स जो होती है, वुड्स असल में क्या थी? वुड्स वर्जिन ऑफ कनाडा वर्ड उक्कू। वुड जो होता है कन्नड़ शब्द होता है उक्कू, तेलुगु में उसको उक्कू और तमिल एंड मलयालम में उसको क्या बोला जाता है? उरुकू, मीनिंग स्टील, यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप होता है। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फराडे। जो भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी अट्रैक्ट किया। यहाँ पर जो फेमस थे वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषता का 4 साल तक उसका अध्ययन किया। साइंटिस्ट एंड डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म spent 4 years studying the properties of Indian wood. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. Can you guess why this was so? The sword and armor making industry died with the conquest of India by the British, and import of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople in India. कि जो साउथ इंडिया में इतनी फेमस वुड्स जो होती है, स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते पूरी तरह से वो लुप्त हो चुकी थी। वो पूरी तरह से क्या हो गया था? कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग जो था वो समाप्त हो गया। और भारतीय जो कारीगर्स होते थे, भारतीय जो बुनकर्स होते थे, उनके द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान किसने ले लिया? इंग्लैंड से आए लोहे और स्टील ने ले लिया था। तो इस तरह से ये हमारे जो टीपू सुल्तान की तलवार होती है वो वुड स्टील से बनती है। ये वुड्स की कहानी